नहीं, इसमें हिम्मत न करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में और कुछ तो नहीं कमाया, लेकिन मैंने जो महसूस किया उसको लिखने का कौशल, या यूँ कहा जाए कौशल भी क्या कहेंगे, बहुत कौशल वाला भी आदमी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कौशल भी नहीं है, लेकिन जो महसूस करता हूँ, जो ऑब्जर्व करता हूँ, उसको लिखता हूँ और उसको मैं कंप्रोमाइज़ उस पर नहीं करता। भारत की बात करें तो आपके आसपास एक आडंबर रच दिया जाता है। कुछ ऐसी शख्सियतें, कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में आप बात नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको होली काऊ बना दिया जाता है। लेकिन एक दौर था जब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तरह के तमाम होली काऊ पर सवाल उठाएं, और आज दुनिया उसे मान रही है कि सवाल तो पूछ बनता है। और ख़ासकर उन समाज के लोग जो शोषित वंचित वर्ग से आते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और उनको खतरा उठाना भी चाहिए। मेरे साथ उर्मिलेश हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सब जानते हैं, टीवी पर, अखबार में, तमाम एक्टिविज़म में, और कभी छुपाया भी नहीं। इन्होंने खुलकर बताया कि मैं किसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं और जिस धंधे में हूं उसकी नैतिकता क्या है। एक किताब आई है इनकी, गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल, उर्मिलेश, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए, जेएनयू में आके एमफिल, और उसके बाद तथाकथित जो पत्रकारिता थी इस देश की, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पत्रकारिता कभी हुई नहीं, पत्रकारिता का स्वर्ण युग नहीं आया, सवर्ण युग हमेशा बना रहा। कैसे तोड़ा होगा इन्होंने, उस पर भी बहुत सारी बातें हैं। मैं किताब आज मुझे मिला है, मैं इसे पढ़ूंगा और अगला इंटरव्यू दिखाऊंगा, लेकिन आज पहले टीजर है। उर्मिलेश जी हैं, ये क्या था, कब ये भावनाएं उमड़ी कि अब रोज़ अखबार में लिख रहा हूँ, रोज़ टेलीविज़न पर बोल रहा हूँ, संपादक जैसे पदों पर रहें, कि अब किताब की शक्ल में बातें बाहर आए? देखो, ये किताब मेरे छात्र जीवन के कुछ संस्मरण हैं, और फिर एक मीडिया पर्सन के रूप में, एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे जीवन के, और मैंने जो महसूस किया, ऑब्जर्व किया, उन चीज़ों को मैंने इसमें रखने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर एक विविधता है इन संस्मरणों में, कि ये सिर्फ एक पत्रकार के संस्मरण नहीं है, बल्कि एक छात्र के भी संस्मरण हैं। इसमें जर्नलिस्ट के रूप में भी मैं मौजूद हूँ, एक नागरिक के रूप में भी मौजूद हूँ, और समाज को एक नज़दीक से या समाज का हिस्सा बनकर उसको देखने वाले एक व्यक्ति के रूप में भी मौजूद हूँ। तो इन चीज़ों को इसमें रखने की कोशिश की गई है। इसके 3 चैप्टर मीडिया पर हैं, मीडिया से जुड़े प्रसंग हैं उसमें ज़्यादातर, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अपने देश के बहुत मशहूर जो हस्तियां हैं, नामी गिरामी, जो जिन्होंने समाज के उत्पीड़ित लोगों के लिए काफ़ी बड़ा काम किया, उनके साथ मेरे अनुभव हैं, मेरी मेमोरीज़ हैं। इसमें जैसे गोरख पांडे हैं, इसमें जैसे तुलसी राम हैं, प्रोफेसर तुलसी राम, जेएनयू में वो प्रोफेसर थे। इसके अलावा राजेंद्र यादव हैं, जो हंस के बड़े किंवदंती संपादक रहे। इसके अलावा इसमें डी प्रेमपति हैं, जो दलित और उत्पीड़ित समाज के बहुत बड़े राइटर और बहुत बड़े एक यूँ कहा जाए कि प्रवक्ता के रूप में 80-90 के दशक में लगातार सक्रिय थे। तो डी प्रेमपति इसमें हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे संपादक भी हैं, जो अलग अलग बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे। सर, आज हम लोग टीजर दे रहे हैं, वो तो किताब पढ़ेंगे, बहुत सारी रहस्य है इसमें। मेरा सवाल है, सदी के महानायक पर जो सवाल उठाया, लोग सचिन हो, लता मंगेशकर हो, अमिताभ बच्चन हो, इस लाइक के होली काऊ फ्रेम है, इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी होगी कि आपने हिम्मत कैसे कर दी? नहीं, इसमें हिम्मत न करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में और कुछ तो नहीं कमाया, लेकिन मैंने जो महसूस किया उसको लिखने का कौशल, या यूँ कहा जाए कौशल भी क्या कहेंगे, बहुत कौशल वाला भी आदमी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कौशल भी नहीं है, लेकिन जो महसूस करता हूँ, जो ऑब्जर्व करता हूँ, उसको लिखता हूँ और उसको मैं कंप्रोमाइज़ उस पर नहीं करता, और इसलिए जाहिर है कि उसकी कमी नहीं है। सदी के महानायक समझ गए होंगे, उस पर बड़ी अच्छी बात है, पढ़िएगा। सर, उर्मिलेश रखना मजबूरी था, या आगे से बचपन से ही उर्मिलेश था, या पेशेवर डर था, उसमें बने रहना था, इसलिए भी कुछ करना पड़ा? नहीं, अच्छा सवाल है। देखिए, मेरी पैदाइश गाजीपुर में हुई, और बचपन में केवल मैं वहाँ तक पढ़ा गाजीपुर में। इसके बाद मैं बलिया शिफ्ट कर गया, क्योंकि बलिया में मेरे बड़े भाई, उनको पहली नौकरी मिल गई थी, और मैं और मेरे बड़े भाई
दोनों अपने ख़ानदान ही नहीं बल्कि अपने पूरे गांव के, अपने समाजों के सबसे पहले शिक्षित लोग थे। बल्कि हम पहले साक्षर भी लोग थे अपने समाजों के। तो लेकिन संजोग ऐसा था कि प्रिविलेज है कि आपको साक्षर होने दिया गया। हाँ, तो पहले साक्षर और पहले एजुकेटेड दोनों हम लोग हुए, भाई दोनों। और संजोग ऐसा है कि वो भी फर्स्ट डिविजनर थे। उन्होंने एमए फर्स्ट क्लास किया, मैंने भी एमए फर्स्ट क्लास किया। और पहली जनरेशन के शिक्षित व्यक्तियों ने फर्स्ट डिवीज़न किया तो नौकरी भी मिल गई उनको। पहली नौकरी जो मिली थी वो एक स्कूल में मिली थी और फिर वो बाद में सतीशन कॉलेज में आए, तो मुझे वो अपने साथ ले गए पढ़ने के लिए, तो मैं वहाँ शिफ्ट कर गया। तो हमारा जो इलाका था वो ऐसा इलाका था जहाँ मजदूर किसान आंदोलन बहुत स्ट्रांग था। वामपंथियों का पुराना गढ़ था और बड़े जेन्युइन वामपंथियों का उन दिनों। अब तो खैर बहुत बुरा हाल है। तो हमारे यहाँ जात वगैरह के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और वो अभी कांशीराम जी का दौर नहीं था, तब भी वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। बड़ी दिलचस्प बात है हमारे इलाके में। तो ये जो मेरे पिता थे वो शिक्षित तो नहीं थे और साक्षर भी नहीं थे, लेकिन वो दलित और जो उत्पीड़ित समाज था उसके बड़े पैरोकार थे, बहुत ज़बरदस्त पैरोकार थे। तो उन्हीं दिनों सरनेम वगैरह छोड़ करके और इस तरह से काम करने की एक दिल में एक सैद्धांतिक एक समझ हम अपने ऐसा लगा अगर उर्मिलेश के साथ पूरा टाइटल होता तो खासकर टेलीविजन और अखबार में कठिनाई होती? नहीं, ऐसे भी कठिनाई मुझे हुई क्योंकि सबको मालूम हो जाता है भारत एक ऐसा समाज है, खासकर हिंदी हार्टलैंड, जहाँ जाति को तो रिसर्च किया जाता है कि अगर आप 10 दिन जर्नलिज्म में कुछ करते रहिए घूम फिर कर, तो फौरन लोग पूछते हैं कि है क्या, पता करते हैं लोग। जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान। एग्जैक्टली, कृषि प्रधान तो अब नहीं रहा क्योंकि अब तो कारपोरेट प्रधान हो गया है। तो सी दोनों में डोमिनेंट है, कारपोरेट प्रधान और कास्ट प्रधान। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, देखिए इस देश में फ़र्क है। कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने नाम से टाइटल हटाते हैं तो उनको प्रोग्रेसिव कहा जाता है, प्रिविलेज मिलता है उनको, उनके लिए बड़ी बात होती है। लेकिन वो लोग जो शोषित वंचित समाज से आते हैं उनकी मजबूरी भी होती है, पेशेवर मजदूरी होती है, सामाजिक मजबूरी होती है, बहुत सारी चीज़ें जाति के साथ जुड़ा हुआ है और उस पर भी बात है, मीडिया पर बात है। मैं कहूँगा कि मीडिया लिटरेसी इस देश में जिस दिन आ जाएगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम और मजबूत होगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस देश में स्वर्ण मीडिया नहीं रहा है, सवर्ण मीडिया अब तक चल रहा है। इसको कैसे बनाएंगे आप बहुजन मीडिया, इसको कैसे बनाएंगे सर्वजन मीडिया, वो अगर आप समझना चाहते हैं, आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, तो उर्मिलेश जी के इस अनुभव को पढ़िए और उसको, ताकि आपको चाहे वो प्रोफेसर तुलसीराम हो जिनकी मुर्दहिया हो या राजेंद्र यादव के बारे में समझना हो, बहुत ज़रूरी है। मैं खुद आज इसको लिया हूँ, अगले सप्ताह में इस पर पूरा रिव्यू करके आपको बताऊंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, महानायक पर जब सवाल उठाने की कोई हिम्मत दिखाए तो उसको पढ़ना जरूर चाहिए। आप लोग इस किताब को उठाइए, अमेज़न पर है सर, ये फ्लिपकार्ट पर है, फ्लिपकार्ट पे किताब है, नवारुण प्रकाशन ने इसको छापा है और बहुत सस्ती किताब है, 300 रुपये की मामूली रकम है इसकी और नवारुण प्रकाशन ने छापा है। फ्लिपकार्ट पे किताब है, नाम भी बड़ा अच्छा है, गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल उर्मिलेश। नेक्स्ट बातचीत भी इसी पर होगी, सस्पेंस बनाए रखना चाहता हूँ, इसको पढ़िए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए नेशनल दस्तक पर कि अगला रिव्यू कैसे किया जाए और क्या सवाल लिया जाए। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।